हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि अग्रवाल। वंस अगेन बिफोर यू। दोस्त गुरु पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ्स का हर वो टॉपिक जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। और इस चैनल पर हम आपको हर टॉपिक पूरी डिटेल में करवाते हैं। पूरा कोर्स हम आपको फ्री में करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट किया था, बहुत डिटेल में किया था, बिल्कुल बेसिक से किया था। आज हम उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें रह गई थी जो मुझे आपको क्वेश्चंस के साथ में बतानी थी, तो आज हम वो आपको क्वेश्चंस के साथ में ही बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में एक चीज नोट कीजिए, हमें दो अलग अलग रेशियोज गिवन है। जैसे ए रेशियो बी क्या है, 7:9। और बी रेशियो सी हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है ये 5:7। ये रेशियो इज टू, ये एक ही बात है, 5:7 या 7:9। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालने को कहा है ए रेशियो सी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने उस दिन नहीं किया था कि अगर हमें दो अलग अलग रेशियोज गिवन है तो हम उनको मर्ज कैसे करेंगे, उनको एक रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हम आंसर तक पहुंच सके। यहाँ हमें ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, अब हमें निकालना क्या, ए रेशियो सी, ए और सी का कॉम्बिनेशन रेशियो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस चीज को करने के लिए हम करते हैं, आप जितनी भी वैल्यूज आपके पास है उनको लिख लो, ए बी सी। अब हमें क्या गिवन है, 7:9। ए रेशियो बी की वैल्यू 7:9, बी रेशियो सी की वैल्यू क्या गिवन है, 5 और 7। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है और यही हमारे काम आता है। 7:9, 5:7। अब देखो इन रेशियो को हमें मर्ज कैसे करना है, क्योंकि इसमें बी कॉमन है, बी की दो वैल्यूज तो नहीं हो सकती, वैल्यू एक ही होगी। ठीक है ना, तो इन दोनों बी को कैसे मर्ज करना है, कैसे इनको एक रेशियो में कन्वर्ट करना है, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। आप देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है बी की वैल्यू, इन दोनों को हम इक्वेट कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी की इस वैल्यू से। ठीक है ना, और इस वाली को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी की इस वाली वैल्यू से। ठीक है, अब देखो जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू सेम आ जाएगी दोनों जगह, 9 5 45, 9 5 45। तो b की एक कॉमन वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, 45, 5 7 35। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। यही है रेशियो का कॉन्सेप्ट कि एक चीज को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी चीज को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी रेशियो सेम रहेगी, नहीं तो हमारी रेशियो बिगड़ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए बी को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो साथ साथ हमने ए को भी किया, और जैसे ही हमने बी को यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किया तो साथ साथ हम यहाँ पर उसे 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, अब ये हमारी आ गई ए की वैल्यू, ये बी और ये सी, यानी ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है ना, यानी ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास क्या आ गया, 35 रेशो 45 रेशो 63। ठीक है, अब हमसे उसने पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि ए रेशो सी। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ बताया समझाने के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्ट क्या उठाएंगे, ए रेशो सी। ए रेशो सी हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये 35 रेशो 63, और इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं, 5 रेशो 9। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। हमें कोई मतलब नहीं है कि बी की वैल्यू क्या आई, हमें क्या चाहिए था, ए और सी चाहिए था, उसी की वैल्यूज हमने उठाई और वहां से हम रेशियो पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर कि ए रेशियो सी क्या आता है। इसमें वो किसी की भी वैल्यू पूछे, सपोज किसी और की दे दे और हमसे ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, यहाँ पे कुछ और तरीके से कुछ पूछ सकता है, जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ वो वैल्यूज उठाइए जो आपको चाहिए और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये है रेशियो मर्जिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें हम ए बी सी डी लेके भी चल सकते हैं, 4 वैल्यूज भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, हम उनको सिंपली इसी तरीके से मर्ज कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे चीजें आपके और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आज हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, रीड करो क्वेश्चन को। सबसे पहले 3 संख्याएं हमें दी हैं 3, 4 और 5 के अनुपात में। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का हमें योग निकालना है। दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर हमें दिया हुआ है कि वो बराबर हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि हमें जब उसने बोल दिया कि 3:4:5 यानी इस अनुपात में है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है रेशो का मतलब क्या है, ये तीनों चीजें किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई है, तो हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है जब वो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होने वाले हैं तो सबसे छोटी वैल्यू यही रहेगी और सबसे बड़ी वैल्यू यही रहेगी। ये चेंज नहीं होगा, जो यहाँ वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, जो यहाँ वैल्यू आएगी वो बड़ी ही आएगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। हमें कहा कि सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट, सबसे छोटी ली और सबसे बड़ी ली। ठीक है, दोनों का योग। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमें सपोज यही ओरिजिनल वैल्यूज गिवन, सपोज मान के चलते हैं 3 और 5 8। ठीक है, ये गिवन है। अब तीसरी वैल्यू उसने कहा, क्या कहा कि इसको बराबर करो जो रह गई यानी दूसरी संख्या और 52 के बराबर। रह क्या गया, हमारे पास 4 रह गया। ठीक है, तो पहले हम, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये एक टाइम हमारी एक्चुअल वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे कि 3 और 5 ये हो गया 8, राइट। अब 8 में से इस 4 को घटाओ, 8 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 4, तो यहां पर कोई वैल्यू आएगी और उसका 52। ठीक है, देखो इस चीज को दोबारा समझते हैं। जब हम, उसने हमें कहा कि सबसे बड़ी वैल्यू लो और सबसे छोटी वैल्यू लो। ठीक है, उसका योग किसके बराबर है, दूसरी संख्या के और 52 के, उन दोनों के योग के बराबर। तो हमने अभी मान लिया कि यही हमारी एक्चुअल वैल्यूज है, मान लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कहेंगे कि 3 और 5 अगर यही एक्चुअल वैल्यूज हैं तो 8, अब 8 किसके बराबर है, 4 और 52 के योग के, 4 और 52 के योग के बराबर है 8। तो 8 माइनस 4 4 हो गया, यानी 4 हमारा होना चाहिए था 52 के बराबर, 4 हमारा 52 के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं है। कैसे होगा, कुछ नंबर, कोई नंबर 4 से गुना होगा तब वो 52 के बराबर होगा। क्या वो नंबर है, हम इस नंबर को आगे से बोलेंगे फैक्टर। ठीक है, क्या इसका गुणनखंड है जो 4 से यहाँ पे गुना होगा तो हमारे पास 52 आएगा, 13 है वो नंबर। ठीक है ना, कि 13 को अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो वो 52 आएगा। अब ये 13 हमारा एक फैक्टर हमें मिल गया, यानी 13 वो नंबर है जो यहाँ पर इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाइड है इस रेशो में, ताकि हमें अपनी ओरिजिनल वैल्यूज मिल जाए। ठीक है ना, अब हमसे उसने पूछा क्या है, हम डायरेक्ट उस पे जाएंगे। हमें उसने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, हमें ये पता चल गया कि तीनों से एक नंबर मल्टीप्लाइड है, कौन सा, 13। स्मॉलेस्ट नंबर उसने पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता है कि 3 है, 3 से कोई नंबर गुना है और वो नंबर हम पहले ही निकाल चुके हैं कि कौन सा है वो नंबर, 13, यानी कि हमारा जो फैक्टर आया था। तो सिंपल सी बात है, अब 3 को सीधा सीधा 13 से गुना करो 39, ये हमारा आंसर है। बाकी वैल्यूज को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 4 और 5 से अब हमें कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा 3 को 13 से गुना करा, क्या आया 39, और ये ही हमारा आंसर। ठीक है ना, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें पता है रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी नंबर रेशो में हैं वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाइड हैं, सारे गुना हैं, उस नंबर को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कैसे, जो नंबर जिन वैल्यूज में वो रेशियो गिवन है उन्हीं को अपनी मान के चलो कि ये एक्चुअल वैल्यूज हैं। अभी हमें पता नहीं, हो सकता है कि ये भी एक्चुअल हो लेकिन हमें नहीं पता है, अभी मान के चलते हैं कि यही हमारी एक्चुअल वैल्यूज है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए हमारे पास इस क्वेश्चन में, आना चाहिए 3 × 5 8, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, फिर उसने कहा
कि ये योग बराबर होना चाहिए 4 और 52 के योग के, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा कि यहाँ पर 8 - 4 जब हमने किया, या फिर हम कह सकते हैं कि 8 हमारा बराबर होना चाहिए था, 8 हमारा बराबर होना चाहिए था 4 और 52 के, होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 4 जो है 52 के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। यानी जो हम मान के वैल्यूज चले थे वो इससे 13 गुना छोटी वैल्यूज थी, ठीक है ना। जो ये वैल्यूज हैं वो एक्चुअल वैल्यूज से 13 गुना कम है, 13 गुना छोटी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो नंबर 13 है, वो फैक्टर 13 है, जिससे हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यूज आ जाएंगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि वो हमारे हिसाब से 4 आए जो हम मान के चले, वो कहता है कि 52 आना चाहिए। फर्क क्या है, 13 गुना का फर्क, ठीक है ना। तो एक्चुअल वैल्यूज पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम तीनों वैल्यूज को 13 से गुना करेंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है बाकी वैल्यूज से। उसने हमसे पूछा है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो हम सबसे छोटे नंबर को उठाएंगे यानी कि 3, और उसको 13 से गुना करेंगे तो हम सीधे सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 39, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत से क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए इसको बार बार समझा रही हूँ, अच्छे से समझा रही हूँ। बेशक आपको दोबारा रिप्ले करके देखना है तो देखिए, लेकिन अच्छे से यहीं पर क्लियर करिए ताकि आगे बढ़ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। उसने कहा कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर क्या गिवन है, 2:3। यदि पहली में से 2 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 2 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 1:2। संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम सीधे करते हैं, राइट, हम क्वेश्चन से आंसर पे पहुंचते हैं। लेकिन एक और मेथड हमारे पास क्या है, हम आंसर से, यानी आंसर तो हमारे पास अभी नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस है, 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, हम ऑप्शंस के थ्रू आंसर पे पहुंचेंगे, फाइनल आंसर पे। स्टार्ट हम करेंगे ऑप्शन से, कोई एक वैल्यू उठाएंगे जो हमें लगता है कि शायद हमारा आंसर हो सकता है, और उसको चेक करेंगे। जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है वहां पर रखकर हम चेक करेंगे कि क्या हमारी क्वेश्चन में वैल्यूज जो है उनको वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम बोलेंगे कि यही हमारा आंसर है। अगर वो नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये वाली ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकती। ये एक तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। और ये हमें सीखना है। कुछ बच्चे मैंने देखा है ऑप्शंस को फॉलो करने से बहुत डरते हैं कि मैडम हमें ऑप्शंस को उठाना नहीं आता। लेकिन नहीं, ये अप्रोच आप नहीं ले सकते। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हो तो आपको हर मेथड सीखना पड़ेगा। जी हाँ, हर मेथड आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस किसी मेथड से जल्दी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस किसी मेथड से जल्दी होते हैं। और एक बात और यहाँ पे मेंशन करूंगी, देखो मैं आपको बिल्कुल भी वो पुराना तरीका जो हम स्कूल में सीखते आए हैं उस तरीके से मैं अवॉइड करूंगी क्वेश्चंस। हमने कॉन्सेप्ट को किया, बिल्कुल डिटेल में किया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह मैंने आपको समझाया कि जिसको बिल्कुल अभी कुछ नहीं आता है, मैं एक बिगिनर की तरह आपको समझाया। और अब क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको हैंडल करना है, ताकि वो चीजें बच्चे के दिमाग में नहीं बैठे। क्योंकि जैसा वो देखते हैं फिर वैसा ही वो ट्राई करते हैं, वैसे ही वो प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, हमें प्रैक्टिस इन्हीं चीजों की करनी है, इसलिए हम इसी चीज को फॉलो करके चलेंगे, इन्हीं मेथड को। मैं वो नहीं कराऊंगी कि आपको एक्स लेके पहले दिखाऊंगी फिर बताऊंगी कि नहीं ये ऐसे नहीं करना, नहीं, वो चीजें हमें दिमाग में बिठानी ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दो नंबर्स का अनुपात हमारे पास है 2:3। अब सीधा एक चीज और देखो, 2:3 का क्या मतलब है कि टोटल हमारे पास क्या कितने हैं। तो अगर यही हम एक्चुअल वैल्यूज मान के चले तो 2 + 3 5, ठीक है। हमें लग रहा है कि अगर ये एक्चुअल वैल्यूज हैं कि 5 इनका योग होना चाहिए, लेकिन हमें ऑप्शंस में 5 तो गिवन नहीं है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 30, 28, 24 और 10। अब हमें यहां से एक चीज और पता चली, क्या, कि जो भी आंसर आएगा वो 5 का तो मल्टीपल जरूर है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है।
ठीक है ना, एक अभाज्य संख्या। 5 अगर प्राइम नंबर है तो दैट मीन्स कि उसका कोई ना कोई मल्टीपल ही आंसर आएगा। तो अब देखो पहले की ऑप्शन में हमें 5 के कितने मल्टीपल गिवन है, देखते हैं। 30 और 10 दो ही गिवन है, तो ये तो अच्छी बात है। दो ऑप्शंस तो सीधे सीधे हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। 28 भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, हमारा आंसर 24 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 30 हो सकता है या 10 हो सकता है। दो ऑप्शंस बच गए, दो ऑप्शंस ऑलरेडी बाहर। अब क्या करेंगे, 30 या 10 में से जो भी आपको पहले आसान लगे, जो भी लगे उसको उठाओ। ठीक है, सपोज हम यहाँ उठा लेते हैं 30 को। ठीक है, 30 को उठा लिया। अब देखो हमारे पास 2 + 3 5 था। हमने कहा जो भी रेशो हमें गिवन है यहाँ पे 2 + 3, हम कहते हैं कि सपोज ये 5 है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि वो एक्चुअल वैल्यूज हमें उसमें क्या, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो उसमें 30 गिवन है। ठीक है, लेकिन हमारे मॉडल से यानी हमने जो चीज मानी थी उससे ये 6 गुना बड़ी है। ठीक है, ठीक है, 6 गुना बड़ी है। तो ये चीजें भी मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था पिछली वीडियो में, जो रेशो के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर ये चीज, उसमें हमने देखा था कि ये चीज डबल हो गई तो ये भी डबल था, ये भी डबल हो गया। तो वही चीज है, अब यहाँ पर ये 6 गुना हुई है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा और ये भी 6 गुना हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ये 6 गुना यानी 6 दूनी 12, और ये क्या होगा, 6 ये 18। ठीक है, हमारे हिसाब से 5 आना चाहिए था, वो कहता है कि नहीं 30 है। हमने देख लिया, रखे कि हम देख लेते हैं कि वो सही है क्या। 30 अगर ये 6 गुना है तो ये दोनों वैल्यूज भी 6 गुना होगी, यानी 12 और 18। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कंडीशन कहता है, अभी क्वेश्चन में कंडीशन बची है, अभी हम आंसर पे तो नहीं पहुंचे। ठीक है, पहले में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, पहले में से 2 माइनस करो, यानी ये 10, और कहता है दूसरे में 2 जमा कर दो, ये हो गया 20। अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इनकी रेशो क्या है, 1:2। दिख रही है ना, दिख रही है। ठीक है, तो हमें उसने क्वेश्चन में कहा भी यही है कि पहले नंबर में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें और दूसरे नंबर में 2 को जमा करें तो हमारे पास 1:2 आ जाना चाहिए, और वो हमारा आ भी गया। और कहां से आया, जब हमने आंसर में से एक ऑप्शन उठाया 30। दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन जो हमने उठाया था वो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगर मान लो ये सेटिस्फाई नहीं करता, हम 30 की बजाय 10 उठा लेते, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इन चीजों को, तो हम बोलते कि ये आंसर नहीं है, 10 जो है हमारा आंसर नहीं होगा, और सीधे सीधे हम 30 को टिक करके आ जाते हैं, 30 हमारा आंसर, क्योंकि 2 ऑप्शन हम पहले ही बाहर कर चुके हैं। 10 हमने चेक किया होता तो वो नहीं आता, वो सेटिस्फाई नहीं करता, कौन सा ऑप्शन बचा, 30। ऐसा कभी नहीं होगा देखो कि 2 ऑप्शंस दोनों क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आंसर तो एक ही होगा। और अगर हो भी गया तो वो हमारा एक्स्ट्रा मार्क हमें मिल ही जाएगा। ठीक है ना, उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें सिर्फ 2 ऑप्शन हमने पहले बाहर किए, उसमें से एक को, किसी भी एक को जो आपको पहले आसान लगे या जो आपको लगे कि ये ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है उन चीजों को, उसको उठाओ, देखो कि सेटिस्फाई करता है। हाँ करता है तो ये आंसर है, नहीं करता है तो दूसरा आंसर है। चारों में से सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन को चेक करना पड़ा है अल्टीमेटली। ठीक है, और ये अब आपको माइंड में करके देखो इस चीज को, एक बार दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, इस चीज को माइंड में करके देखते हैं कि क्या ये सिंपली हो सकता है, क्योंकि इतना टाइम तो मैंने आपको समझाने में लगा दिया, पेपर में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। सीधा सीधा देखो, आप हमें 2 नंबर गिवन है, 2 और 3, हम मान के चलते हैं कि 5 है इसका योग, लेकिन हमें आंसर के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है, 30, 28, 24 या 10। हमने देखा कि 5 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई। ठीक है, 28 और 24 बाहर, क्या बचा, 30 और 10। 30 और 10 में से 30 को उठाया, या छोड़ो अभी 10 को उठा लेते हैं, हम 10 को उठाते हैं तो 3 और 2 5। ठीक है, 5 यानी 2 गुना बढ़ा है, अगर वो 10 उठाएंगे हम ऑप्शन तो 2 गुना बढ़ा है, यानी एक्चुअल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 4 और 6। एक्चुअल वैल्यूज यहाँ से क्या आई, 4 और 6। अब 4 में से 2 को घटाओ, 2,
6 में 2 को जमा करो 8, ठीक है। 2 और 8 इनकी रेशो क्या आई, 1:4 आई ना, 1:4 आई, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कट करो, सीधा सीधा कौन सी ऑप्शन आंसर है, 30। ये बोलने में भी शायद टाइम लग रहा है, आप इसको माइंड में करो, करके देखो। अब टाइम लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में टाइम नहीं होता। अब जितना टाइम लगाओगे अपने आप आपका टाइम पेपर में एग्जाम में कम हो जाएगा, ठीक है ना, वहां बिल्कुल टाइम नहीं होता। इसलिए बेटर है कि आज टाइम दो चीजों को, ताकि कल हमें रह ना जाए हम कि हमारे दोस्त आगे निकल गए हैं और हम पीछे रह गए हैं। नहीं, आज टाइम दीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए, बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तब आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमें कहा है कि x जो है 1/3 है y का, ठीक है ना, 1/3 है या फिर 1/3 है y का। और दूसरी बात हमें उसने क्या कही, y आधा है z का, 1/2 है, हाफ है z का। और हमें क्या निकालना है, x y z का अनुपात, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम ऑप्शन से उठाते हैं। देखो ऑप्शन में करने से बहुत आसान हो जाती हैं चीजें, माइंड के लेवल पे हम कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। तो ये मस्ट है, आपको ये मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। अब चलते हैं, देखो ऑप्शंस पे जाओ सीधा। यहाँ पर हम डायरेक्टली चेक करेंगे, हमें कहा, अब चाहे उसकी एक्चुअल वैल्यूज कुछ भी हो, ठीक है ना, हमें क्या बताया उसने कि x की वैल्यू y से 1/3 है। चेक करो कि ऐसा किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है, किस में मिल रहा है। सीधे सीधे मुझे दिख रहा है कि मुझे वो सी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। x और y की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे 1 है और 3 है, ठीक है ना। तो x क्या हो गया, y का 1/3 हुआ, ठीक है। अब मुझे लगा कि हाँ ये ऑप्शन मेरा आंसर हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो मेरे क्वेश्चन में गिवन है क्या है, y आधा है z का, ठीक है ना। अब इसको चेक करो, तब हम श्योर हो जाएंगे कि क्या यही ऑप्शन आंसर है। y 3 है, z क्या है 6, सीधा सीधा दिख रहा है कि y z का आधा है आधा। तो बस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि x 1/3 भी है y का और y जो है आधा है z का। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मुझे किसी और ऑप्शन पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे सीधे इस ऑप्शन को टिक करके और आंसर हमारा यही है, ठीक है। किसी भी और ऑप्शन में देखो ये कंडीशन कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो सीधे सीधे हमारा ये ऑप्शन आंसर है। अगर दो ऑप्शंस में ऐसा सेटिस्फाई हो जाता तो हम वैल्यूज पुट करके देख लेते, ठीक है ना, कि क्या हमारा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये मेथड सीखो, पहले सबसे इजी, दिमाग में जो चीज सबसे पहले आए उसको फॉलो करना है। और दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि क्या हम डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं या हमें ज्यादा वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। अगर हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं तो क्यों हम बाकी वैल्यूज को छेड़ेंगे, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें 4 नंबर्स का अनुपात यहाँ पर गिवन है, 1:2:3:4, ठीक है। योग हमें क्या गिवन है, 16। हमें निकालना क्या है कि फर्स्ट और फोर्थ नंबर का योग निकालना है, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर हम इन्हीं वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यूज मानकर चलेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ का वैल्यू क्या आता है, 5, ठीक है, 5 आता है। लेकिन अभी हम यहाँ से आंसर पे तो नहीं पहुंच सकते, इस क्वेश्चन को हमें सीधे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो 1 2 3 4 यानी टोटल हो गया 10, 10 है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन वो कहता है हमें कि 16 है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 16/10 यानी वो जो फैक्टर है, वो जो नंबर है जिससे ये चारों रेशियोज मल्टीप्लाइड हैं, वो क्या है, वो 16/10 है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो चीज है 16, हमारे अकॉर्डिंग वो चीज आई है 10, जब हमने चारों नंबर को प्लस किया। ये हमारा आ गया एक फैक्टर, जिसकी फैक्टर की हम बात करते हैं। अगर इसको सीधे सीधे हम निकालें तो ये ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू, और जो हमारे अकॉर्डिंग वो वैल्यू आई, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन जो हमारी हमने कैलकुलेट की है वैल्यू, वो वैल्यू, ठीक है। उसको निकाल रख के हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये हमारा फैक्टर है।
ये एक ऐसा नंबर है, इस बार ये होल नंबर नहीं आया है, ठीक है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, ये एक नंबर फ्रैक्शन में है, ये भिन्न में है, ठीक है। तो हम अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 16/10, यानी 16/10 वो नंबर है जो इसके हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें चारों वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें किन चीजों से मतलब है, फर्स्ट से और फोर्थ से, यानी पहली वैल्यू से और चौथी वैल्यू से, ठीक है। पहले फर्स्ट और फोर्थ, 1 + 4 5, 5 हमारा इससे मल्टीप्लाई, हमने कहा ना कि हर वैल्यू हमारी 16/10 से मल्टीप्लाई होगी तो ओरिजिनल आएगी। हमने देखा हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ का योग क्या है, 5 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पे हम कैसे पहुंचेंगे, उसको गुना करेंगे 16/10 से, और ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 5 2 8, सीधे सीधे 8, ये 8 है, यही हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था, पहुंच गए हम आंसर पे, तो 8 को टिक करिए और निकलिए, ठीक है ना। सीधे सीधे देखो, जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है उसको मानो कि वो एक्चुअल वैल्यूज हैं, एक्चुअल नहीं है, मान के चलते हैं कि ये हो सकती है वैल्यूज, हो भी सकती हैं, ऐसा पॉसिबल भी है कि यही एक्चुअल वैल्यूज हो, आएंगे ऐसे भी क्वेश्चंस, मान के चलो, अपने अकॉर्डिंग एक वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उससे कंपेयर करो कि कितने गुना है वो वैल्यू। ओरिजिनल थी हमारे पास 16, ओरिजिनल जो वास्तविक योग था हमारे पास 16 था, हमने जो कैलकुलेट किया वो 10 था, तो दैट मीन्स एक फैक्टर निकल के आया हमारे पास, एक ऐसा नंबर निकल के आया जिससे कि वो चारों वैल्यूज मल्टीप्लाइड हैं। तो 16/10 हमने देखा कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है पहली और चौथी वैल्यू, यानी 1 + 4 5, 5 को भी हम उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। यही चीज हम कई सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अभी तो रेशियो के देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आगे आगे रेशियो के अच्छे क्वेश्चंस आएंगे और ये चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट बन के आएगा आगे। अभी तो हम इसको एज ए कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो आगे क्वेश्चन का एक पार्ट बन के निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि ए और बी के पास मनी है, पैसे हैं, किस अनुपात में है, 2:1 में। अब ए अगर 2 रुपए दे देता है बी को, ठीक है, मनी क्या हो जाएगी, 1:1 में हो जाएगी दोनों के पास। ए ने दे दिए अगर 2 रुपए बी को, तो मनी क्या हो जाएगी, 1:1 में। व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड, हमें बताना है कि जो उनके पास ओरिजिनल, यानी शुरुआत में जो उनके पास एक्चुअल राशि थी वो कितनी थी, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज निकालनी है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और शायद कुछ बच्चों को तो आंसर हो भी गया होगा कि ये आंसर है। कैसे, डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाओ, बहुत इजी है चेक करना, डायरेक्ट ऑप्शंस पर जाओ, हमें पहले तो क्वेश्चन में देखो क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उसने कहा ए और बी के पास शुरू से जो मनी थी वो थी 2:1 में, यानी ए के पास दुगनी थी बी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो किस ऑप्शन में हमें ये दिख रहा है कि ए के पास दुगना है बी से, 12 और 6 पहली ऑप्शन दुगना है, ये आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन 16 और 8, ये भी आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन 8 और 4, ये भी आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन 6 और 3, ये भी आंसर हो सकता है। तो यहां से तो हमें कुछ खास नहीं पता चला कि किस ऑप्शन को हम मान के चल सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा, यहां से तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आगे चलते हैं, उसने कहा कि जब ए बी को 2 रुपए दे देगा तब उनका अनुपात 1:1 हो जाएगा। अब ये चीज चेक कर लेंगे कि कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगी। अब देखो ए में से अगर ए ऑप्शन को उठाओ, 12 यानी 2 रुपए दे देगा, उसके पास हो जाएंगे 10, ए के पास कितना है 12 है, बी के पास कितना है 6, तो वो कहता है 2 रुपए वो इसको दे दे, अब 2 रुपए वो इसको दे दे, तो ये इसके पास क्या हो जाएगा 10 हो गए और इसके पास 8, लेकिन 1:1 तो नहीं, बराबर तो अब भी नहीं हुए, तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं है। उसके बाद उसने कहा 16 और 8, 16 में से अब वो 2 रुपए दे देगा, उसके पास बचे 14 और उसके पास कितने हो गए 10, ये भी आंसर नहीं है। फिर उसने कहा कि 8 और 4, ठीक है ना, 8 में से 2 रुपए दे देगा 6 और उसके पास भी कितने हो गए 6,
6:6 यानी 1:1, दोनों के पास बराबर हो गए, 1:1 की रेशो में हो गई और यही हमारा आंसर है। देखो कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, ना पेन उठाने की जरूरत थी, ना कॉपी उठाने की जरूरत थी, सिंपली चेक करो कि ऑप्शन में जाओ और देखो कि जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको। पहली चीज से हमें नहीं पता लगा, चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही थी तो हम आंसर पे नहीं पहुंच सकते। हमने अगली स्टेटमेंट उठाई, वहां से हमें सीधे सीधे एक ऑप्शन मिल गई कि यही आंसर। ठीक है, बेस्ट है ये तरीका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा, एक्स और वाई का अनुपात दिया उसने हमें 3:1। ठीक है, और हमें एक इक्वेशन दी है, एक अलग रेशो दी है, उसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो हम मान के चलते हैं कि ये एक्स और वाई की यही ओरिजिनल वैल्यू है, जो हमें गिवन है हम मान लेते हैं कि यही ओरिजिनल है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं हम, जो हमें इक्वेशन निकालनी है हम सीधे सीधे उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, x³ माइनस y³ रेशो x³ प्लस y³। ठीक है, ये हम इसको क्या पुट करेंगे 3, इसको क्या पुट करेंगे 1, यही हमें गिवन है। तो 27 माइनस 1 और रेशो 27 प्लस 1, ये कितना आया 26 रेशो 28 या फिर 13 रेशो। ठीक है ना, सिंपल था, कुछ नहीं, बस यही आंसर है 13:14। सीधे सीधे जो वैल्यूज हमें गिवन थी हमने माना कि हो सकता है यही एक्चुअल वैल्यूज हो, हमने पुट किया उसमें इक्वेशन में और जो भी हमारे पास आंसर आया उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। अब अगर, क्योंकि ये हम क्यों कर पाए, ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो भी एक रेशियो में ही गिवन है। ठीक है, अगर x और y की ओरिजिनल वैल्यूज चेंज होंगी, क्योंकि हमने तो माना था कि ये एक्चुअल है, हो सकता है ये एक्चुअल ना हो, अगर x और y की वैल्यूज वहां पर चेंज होगी तो आप करके देखना अपने आप से ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर हम x की कोई और वैल्यू जो इसी रेशियो में है, यानी 3 और 1 है, हम इसको क्या पुट कर सकते हैं 6 और 2, दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 6 और 2, यहाँ पर आप पुट करके देखो 6 और 2, तभी फाइनल रेशियो क्या आएगी इस इक्वेशन की, यही आएगी 13:14, रेशियो यही रहेगी, क्योंकि अपने आप वो नंबर बाद में कंपनसेट हो जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है ना, यहां से भी, अब यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से वो कॉमन आ जाएगी चीज, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगी। आप अपने आप करके देखना, ये चीज तो आप शुरू से करते ही आए हो। ठीक है, अपने आप वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी और हमें वही रेशियो फिर से मिल जाएगी। चाहे आप 6 और 2 पुट करके देखो, चाहे आप फिर यहाँ पे पुट करो 12 और 4। ठीक है, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी पुट करोगे फाइनल रेशियो सेम आएगी। ये हम इसीलिए अप्लाई कर पाए क्योंकि हमें ऑप्शंस रेशियो में गिवन थे, अनुपात में गिवन थे, इसलिए हम कर पाए। ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर में हमें ओरिजिनल वैल्यूज गिवन होते हैं तो हमारा तरीका कुछ और होता है। सब तरह के क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि उसने 7500 रुपए थे, उसने 3 लोगों में डिवाइड किए, ए बी और सी में। ठीक है, ए का शेयर और बी का शेयर, ए अनुपात बी क्या है 5:2 है, 5 अनुपात और बी रेशो सी क्या है 7:13 है। हाउ मच विल बी रिसीव, अब बी को कितना मिलेगा। ठीक है, देखो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है रेशो मर्जिंग का जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमें उसने ए रेशो बी क्या दिया है 5:2 और बी रेशो सी उसने हमें क्या दिया है, ये हमें उसने दिया 7:3। ठीक है ना, वही चीज है। और हमें उसने कहा कि बी को कितना मिलेगा, पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था हमें उसमें पूछा था कि ए रेशो सी क्या है, उसमें हमने बी को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे उसने हमें पूछा ही बी है, तो सिंपल वही क्वेश्चन है, ए बी और सी की रेशो निकालेंगे। ठीक है ना, ए बी सी की
कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, ए रेशो बी रेशो सी, ये चीज निकालेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इस बार हम बी की वैल्यू हमें चाहिए, तो जो बी की वैल्यू यहां पर आएगी, बी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, कोई भी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आएगी। अब वो लेकिन वैल्यू आएगी हमारे अकॉर्डिंग, वो आएगी रेशो में, ओरिजिनल वैल्यू नहीं आई है ना, वो आएगी रेशो में, ठीक है। अब उसको ओरिजिनल वैल्यू तक ले जाने के लिए क्या करेंगे, अब कुछ वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर, ए बी और सी की कोई वैल्यूज तो आएंगी। सपोज यहाँ पर आ जाती है 40, 21 और 19, कितना हो गया ये, 40 और 40 80, 80 हो गया ना, ठीक है। सपोज ये मैं नहीं बता रही हूँ कि यही आएंगी, अगर 80, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले मैं अच्छे से क्लियर करके चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और जो भी आंसर आपका आता है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे, चाहे सही आता है चाहे गलत आता है, आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। अब सपोज आपकी ये वैल्यूज आ जाती हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग इन वैल्यूज का सम क्या है, योग क्या है, कितने रुपए बनते हैं टोटल, 80 रुपए बनते हैं, 40 और 40 ये 80 बनते हैं, लेकिन हमें ओरिजिनल कितने गिवन है, 7500, 7500 गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, 7500 बटा 80, ये हमारा वो फैक्टर आ जाएगा, यानी इस नंबर से, इस भिन्न से मल्टीप्लाई करके हमारी किसी भी इन तीनों में से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहां से हम ये वैल्यू निकालेंगे, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि हमारा फैक्टर आया था, और उसको हम बी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर जो भी नंबर आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बी के एक्चुअल पैसे आ जाएंगे कि बी को कितने मिले, जब हमने 75 को 3 में डिवाइड किया तो बी को एक्चुअल पैसे कितने मिले। पहले देखो दिमाग में मेथड बिठाओ, करना बाद में, पहले ये चीज बिठाओ कि इसको करना कैसे, ठीक है, उस चीज को माइंड में बिठाओ, तब आप क्वेश्चंस को माइंड में ही कर पाओ। कैलकुलेशंस की एक अलग बात है, वो भी हम किसी दिन क्लास रखेंगे और साथ साथ में भी करते रहेंगे, अलग से क्लास की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम रखेंगे, लेकिन साथ साथ में कैलकुलेशंस भी हम करेंगे, ठीक है। इस चीज को दिमाग से करो, पहले मेथड को दिमाग में बिठाओ कि करना क्या है। सिंपल सी बात है कि एक ओरिजिनल वैल्यू उसने गिवन है क्वेश्चन में, उसके अगेंस्ट एक हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हम निकाल लेंगे कि हमारे मॉडल में हमने जो फ्रेमवर्क तैयार किया, हमने जो वैल्यूज मानी, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा आंसर आता है, वहां से हम फैक्टर निकालेंगे, कैसे, ओरिजिनल वैल्यू बटा कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल ली, और वो ही वो नंबर है, वो ही वो फैक्टर है जो कि उस रेशो के हर नंबर से मल्टीप्लाई है। तो जो भी आंसर में उसने ऑप्शन में आंसर में पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ उसने बी से पूछा है तो बी को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास बी की ओरिजिनल मनी आ जाएगी, समझे। पहले इस मेथड को दिमाग में 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, उसके बाद करके देखना, ठीक है। एक बार कॉपी पे करो, दूसरी बार माइंड में करो, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में भी इस कॉन्सेप्ट को बार बार अपने दिमाग में बिठा लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए, ये बहुत बेसिक चीजें बन जाएगी आने वाले चैप्टर्स में। क्यों मैंने ये रेशो का चैप्टर अभी उठाया है, सबसे पहले ये चैप्टर उठाया है मैंने, क्योंकि रेशो और परसेंटेज ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए आपके, क्योंकि ये आपका पूरे मैथ्स का बेस बनाने वाले हैं, इनके बिना एप्टीट्यूड पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो इनके बिना, इनको क्लियर किए बिना, इनको बहुत अच्छे से समझे बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हर मेथड हमें सीखना पड़ेगा, और इन दोनों चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में, बहुत धीरे और एक बिल्कुल बिगिनर की तरीके से आपको करवा रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस का मेथड वही रहेगा जो हमने फाइनल एग्जाम में फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिटेल में, क्वेश्चंस लाइक अ प्रो। देखो अब
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने अलग रिप्रेजेंट करके दिया। हमने शुरू में बात की थी कि रेशियो को रिप्रेजेंट करने के 2 या 3 तरीके हैं। इस क्वेश्चन में हमें उसने थोड़ा सा डिफरेंट चीज वही है। कैसे? देखो, उसने कहा कि 370 को हमने डिवाइड किया ए, बी और सी में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको सीधा सीधा बता रहा है कि ए और बी की अनुपात क्या है, 3/4। ठीक है, ये अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में क्लियर, तो ये बीच में बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है। ए और बी का अनुपात हमें क्या गिवन है, 3:4। और अगेन बी और सी का अनुपात उसने हमें क्या दे दिया, 3:4। अब वही चीज है, देखो फिर से अब इक्वेशन वैसे ही दिखने लगी। ए, बी और सी निकालना है, 3, 4 और इसमें ये 3 और 4। ठीक है, मर्ज करो इन रेशियोज को। अब देखो, मर्ज भी आप माइंड में करो। जी हाँ, सिंपल वैल्यूज हैं, बहुत आसान है। मर्ज भी माइंड में करो। क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को, और नीचे वालों को 4 से। ऊपर वालों को 3 से, नीचे वालों को 4 से। सीधा सीधा क्या आएगा, 9, 12 और नीचे वालों को 4 से 16। ये रेशो हमारी बन गई ए, बी और सी की। ए, बी और सी की ये रेशो बन गई। अब क्या पूछा उसने, हमें बताना है कि ए का शेयर कितना है, यानी ये ए का शेयर हमें कितना बताना है। अब उसने क्या कहा, 370 टोटल रुपए थे जो कि उसने तीनों में डिवाइड किए। फिर से वही फ्रेमवर्क, फिर से वही तरीका। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 12 और 16 28 और 9 कितना हुआ, 37। ठीक है ना, 28 और 9 37, यानी हमारे अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि 37 रुपए थे। लेकिन वो क्या कहता है, रुपए थे 370। तो ओरिजिनल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू यानी 10 गुना। हमें पता चल गया कि हमारा फैक्टर क्या है, 10 गुना है। यानी हमारी एक्चुअल वैल्यूज को जब हम 10 गुना कर देंगे इन वैल्यूज से, तो हम ओरिजिनल वैल्यूज पे पहुंच जाएंगे, हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। फिर से देखो, उसने सिर्फ ए का शेयर पूछा, उसने बी और सी के बारे में कोई मेंशन नहीं किया, तो हम इसको छेड़ेंगे भी नहीं, यहीं पे छोड़। ठीक है, बल्कि ये मैं तो कहूंगी कि यहाँ पर नहीं, आप उसको यहाँ छोड़ सकते थे। ठीक है ना, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। हमने सीधा सीधा क्या हमें पता लगा कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और हमें आंसर भी क्या पूछा है, ए का शेयर। तो सीधा सीधा 3 गुना 3 9, बस यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसलिए मत कीजिए कैलकुलेट। और ये चीजें आपको अपने आप, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, देखो ये चीजें आपके बिहेवियर में आने लगेंगी। आप क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और ऑप्शन तक पढ़ो। ये नहीं है कि ऑप्शन बाद में पढ़नी है, नहीं, और क्वेश्चन को पढ़ो क्या पूछा है वो, और ऑप्शंस भी। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे पहुंचे हैं, हमें पता था कि रेशो मर्ज करना, माइंड में किया, 3 गुना 3 9। ठीक है, उसके बाद हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हटा दो, 9 आ गया। अब फिर देखो, उसके बाद भी हमें 10 गुना करना है। यहाँ पे तो सीधा सीधा आ भी जाता है कि 9 को 10 गुना करेंगे तो 90 आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर 90 नहीं होता, ठीक है, ऑप्शंस कुछ और होते, इस क्वेश्चन में तो आंसर 90 है, लेकिन अगर ऑप्शंस कुछ और होते, तो हमें यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है ना, 9 का मल्टीपल तो वो पक्का है। तो ऑप्शन में देख लो, अगर एक ही 9 का मल्टीपल गिवन है तो वो ही आंसर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी एक ही मल्टीपल है 9 का, 90, सीधा सीधा वो आंसर है। और नहीं तो अगर वहां पे 2 मल्टीपल्स हैं तो कोई बात नहीं, 9 हमारे पास आ गया, 10 गुना हमें पता है कि करना है, 9 गुना 10 90, सीधा ही आंसर। ठीक है, तरीका दिमाग में बिठाओ, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। पहले आपके मेथड आना चाहिए दिमाग में कि क्या मेथड फॉलो करना है, क्वेश्चंस तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। टाइम लगाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट पे लगाओ, सही डायरेक्शन में लगाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। अब इसमें भी देखो, वो कहता है कि 2/3, ए का 2/3 किसके बराबर है, बी के 75%। ठीक है,
75% हमें पता है कितना होता है, 3/4 मालूम है। और फिर वो कहता है कि बी का 75% किसके इक्वल है, सी के 0.6 के, या फिर हम कह सकते हैं सी के 6/10 के, या फिर सीधा सीधा क्या कह सकते हैं 60% के। ये उसने कहा ना 0.6 ऑफ सी, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं 6/10 ऑफ सी, या फिर हम लिख सकते हैं सी, या फिर 60% ऑफ सी। ये सब की सब ये सारी चीजें एक ही हैं। इस चीज को हम परसेंटेज के चैप्टर में और ज्यादा क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना मैथ्स आपको आना होगा कि ये चीज सेम है 60% सी के। अब देखो, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया है, ऑप्शंस हमें गिवन है, डायरेक्टली यहां से चेक करो। क्या कहता है कि ए का 2/3, ठीक है। किस, पहले तो ये देखो कि किस ऑप्शन में हम 2/3 आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्यों हम चारों ऑप्शंस, क्यों ऐसा टफ ऑप्शन हम उठाएंगे जिसको हमें करने में मुश्किल हो, टाइम बचाना है, ठीक है ना। तो फिर पहले वो ऑप्शन उठाओ जिसमें हमें लग रहा है कि 2/3 हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, या फिर मुझे दिख रहा है लास्ट ऑप्शन, तो पहले उठा लेते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरे में ए का 2/3, यानी क्या बचा, ए का 2/3 करेंगे तो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है ना। ए का 2/3 कर दिया तो 2 बचा। फिर वो कहता है कि 75% ऑफ बी, बी का 75%, यानी 4 का 3/4, क्या बचेगा 3, 4 का 3/4, 3 बचा 3, ठीक है। अब वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि ये दोनों इक्वल, क्वेश्चन में तो यही कहता है ना कि ए का 2/3 और बी का 3/4 दोनों बराबर है। लेकिन हमने देखा कि जब हमने बी ऑप्शन को क्वेश्चन में सेटिस्फाई करने की कोशिश की तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, यहाँ पे नहीं कर रहा, तो आगे से हमें कोई मतलब नहीं है कि हम बी और सी की वैल्यूज चेक करेंगे, यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना। यहीं पे छोड़ दो कि ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक और ऑप्शन थी जो हमें लग रही थी हम आसानी से कर सकते हैं, डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन को उठाओ, डी में ए का 2/3 करना है, ए का 2/3 यानी 9 है, 9 का 2/3 क्या होगा 6 होगा, 9 गुना 2/3 6 होगा, ठीक है। या फिर 2/3 करेंगे हम बाद में, ये चीजें बहुत अच्छे से करेंगे, फिलहाल के लिए 9 का 2/3 क्या होगा 6, ठीक है। और अब देखो आगे क्या कहता है, बी का 75%, बी का 75% यानी 3/4, 8 का 3/4 कितना हो गया 6 हो गया फिर से। तो हमें दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज तो बराबर है, ये ऑप्शन आंसर हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हमें लग रहा है कि ये हो सकता है, हम आगे बी और सी को भी चेक करेंगे, क्या पता यही हमें फाइनल आंसर मिल जाए, करते हैं चेक। तो कहता है कि बी का 3/4 वो हम निकाल चुके हैं 6, 8 का 3/4 6 निकाल चुके हैं। फिर आगे कहता है सी का 60%, सी का 60% कितना होगा, या फिर सीधा सीधा 6/10 कह लो आप, यहाँ पे 6/10 कितना होगा 6 होगा, ठीक है ना। 6 होगा तो ये भी 6 हो गया, ठीक है 6 हो गया, तो दैट मीन्स कि तीनों वैल्यूज बराबर हो गई, तीनों वैल्यूज बराबर हो गई, तो यही हमारा ऑप्शन आंसर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमने ऑप्शन उठाया वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स यही ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर है, और किसी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें बोलता है कि 3 नंबर है हमारे पास ए बी और सी, इस प्रकार की ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर है। अब देखो एक और रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं हम यहाँ पे रेशो की, ए का दुगना बी के 3 गुने के बराबर, ठीक है। पहली लाइन में उसने ये कहा, फिर कहता है कि 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी, यानी बी का 4 गुना, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर। अब देखो इस इक्वेशन को उसी तरीके से हम उसी चीज में ले आएंगे वापस, कैसे ले आएंगे, यहां से हम क्या कहेंगे, कह सकते हैं a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 3/2, कह सकते हैं, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, यहां से हम क्या कह सकते हैं b अपॉन c इज इक्वल टू 5/4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 4,
फिर से वही चीज आ गई, देखो A B C, अगर A 3 है तो B 2 है, A 3 है तो B 2 है, B 5 है तो C 4 है, B 5 है तो C 4 है। अब इन चीजों को आप फिर से मर्ज कर सकते हो, ठीक है ना, फिर से मर्ज कर सकते हो इन चीजों को। क्या आएगा, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को 2 से। 5 गुना 3 15, 10 8। अब फाइनल ए बी और सी की रेशो क्या बन गई, 15 10 और 8, ठीक है ना। अब उसने क्या पूछा हमसे, रेशो निकालनी है ए और सी की, ए और सी की निकालनी है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। ए और सी की रेशो हमारी क्या आ गई, 15:8, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखो इसमें भी कुछ नहीं था, सेम ही कॉन्सेप्ट था, बट अलग तरीके से उसने दे दी वैल्यूज हमारे पास। इस बार उसको हमने कन्वर्ट कर लिया फिर से अपने ही तरीके में, रेशियोज को मर्ज किया, और सीधा सीधा बी की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, मत करो माइंड में, सिर्फ क्या करो, ए और सी उन्हीं की रेशियोज हमें चाहिए, वही फाइनल आंसर तक हमें ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही था, हमने रेशियो के क्वेश्चंस किए, इसके बाद आने वाली वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे। लेकिन हाँ, ये मेरी श्योरिटी है कि आपको रेशियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।